हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दिलीप पाल आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज से हम क्लास 10th की साइंस को पढ़ने चल रहे हैं और मैं आपको क्लास 10 की सारी साइंस यहां पर पढ़ाने चल रहा हूं। अगर आप पूरी वीडियो हमारी देख लेंगे तो आपको साइंस में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको समझाने चल रहा हूं क्लास 10th की साइंस, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे और अगर आप हमारे साथ अच्छे से जुड़कर ये पढ़ लेंगे तो आपको साइंस में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रह जाएगी और आपको एक साइंस में अच्छी पकड़ मजबूत हो जाएगी। जो बच्चों में डर बना रहता है कि साइंस है, इसमें बहुत सारी रिएक्शन होती, न्यूमेरिकल होते हैं, फिगर होते हैं, क्या कैसे होता, बहुत डर रहता है, लेकिन मैं उन सबको ख़त्म कराने चल रहा हूँ। मैं यहाँ आपको ऐसे तरीक़ों से पढ़ाऊँगा कि आपको किसी समस्या का से नहीं रह जाएगी, मतलब किसी प्रकार की समस्या आपको यहाँ पर नहीं रह जाएगी। और मैंने यहाँ पर चित्रों के माध्यम से, डायग्रामों के माध्यम से ऐसी तरीके से समझाने वाला हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी समस्या का समाधान करने में आप काबिल होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर ये साइंस का तीसरा चैप्टर है। ये चैप्टर आपको किताब में अम्ल, क्षार और लवण के नाम से मिलेगा। तो इस चैप्टर को यहाँ पर हम पढ़ने चल रहे हैं। यहाँ पर आप जैसा आपको दिखाया गया है, तो अम्ल, क्षार, लवण क्या होता है। इससे पहले हम पदार्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि पदार्थ हमारा यहाँ पर क्या होता है। तो हम इन सब चीज़ों को समझेंगे तो हमको और आसानी यहाँ पर होगी कि पदार्थ कितने प्रकार से क्या इससे यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पदार्थ के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पदार्थ की अगर बात करें, जो हमारा पदार्थ होता है, पदार्थ के 3 प्रकार पाए जाते हैं। ये जो हम पदार्थ बता रहे हैं ये हम स्वाद के आधार पर बता रहे हैं। अगर किसी भी चीज़ को आप किसी भी पदार्थ को चखेंगे तो उसका स्वाद 3 प्रकार से ही आपको मिलेगा। ये जो है ये स्वाद के आधार पर है, मतलब आप टेस्ट करेंगे तो ये 3 प्रकार से आपको मिलेगा। पहला तो अगर मिलेगा आपको खट्टे, मतलब खट्टा मिलेगा, खट्टे पदार्थ यहाँ पर हम कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखा जाए तो तीक्ष्ण व कसैले, मतलब आपको कड़वाहट मिलेगा उनको। अब जो ये हमारा पहला जो होगा यहाँ पर एक ये खट्टा होगा। दूसरे की बात किया जाए तो यहाँ पर ये तीक्ष्ण, मतलब कड़वे होंगे। और जो तीसरा होगा यहाँ पर, ये यहाँ से हमारा होगा, इनका कोई स्वाद नहीं होगा, मतलब ना ये खट्टे होंगे ना ये कड़वे होंगे। तो अब यहाँ पर ये हमारे 3 प्रकार से होंगे, ना ये खट्टे होंगे, ना खट्टे, ना कड़वे, या आप तीक्ष्ण कह सकते हैं, ना तीक्ष्ण। अब देखिए, जो यहाँ पर खट्टे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। जो खट्टे हमारे होते हैं उनको हम कहते हैं अम्ल, उनको हम अम्ल के नाम से जानते हैं। जो पदार्थ खट्टे होते हैं उनको हम अम्ल के नाम जानते हैं। अब दूसरी बारी आती है, जो दूसरी यहाँ पर तीक्ष्ण व कसैले, मतलब जो कड़वे होंगे, उनको हम कहेंगे यहाँ पर क्षार कहेंगे, इनको कहेंगे क्षार कहेंगे। अब जो तीसरा आता है, तीसरा जो आता है ना खट्टे ना तीक्ष्ण, ना खट्टे होंगे मतलब इनका कोई स्वाद नहीं होगा। यहाँ ये भी लिख सकते हैं स्वादहीन, जिनका कोई स्वाद नहीं होगा, तो इनको हम कहते हैं यहाँ पर लवण, इनको कहते हैं लवण कहते हैं। तो ये पदार्थ का स्वाद के आधार पर 3 प्रकार से विभाजन होगा, पहला अम्ल, दूसरा क्षार और तीसरा लवण। ये आप अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। तो इसके आगे आइए हम और अच्छे से पढ़ते हैं, इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, क्या कैसे होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा है अम्ल, जैसा कि यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है अम्ल। इंग्लिश की मैं बात किया तो एसिड होता है ये, ठीक। एसिड आप बहुत बार सुनते होंगे कि पेट में एसिड बन जाता है, और एसिड खट्टी चीज़ों को कहते हैं यहाँ पर, ठीक। तो अम्ल के बारे में यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने चल रहे हैं। जैसा कि आपको फिगर में भी यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर लेमन है, मतलब यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर टेरामिंड है, यहाँ पर संतरा है, इमली है, नींबू है, इन सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा है। तो इनसे आपको देखते ही आपके मुंह में पानी आने लगता है। जैसे लोग कहते हैं कि हमने इमली देखा है, मुंह में पानी आ गया, ठीक। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि खट्टे की जब भी बात की जाएगी वो होगा हमारा अम्ल, ठीक। खट्टे पदार्थ जब भी होंगे वो हमारा अम्ल होगा। तो यहाँ से परिभाषा निकल के आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। ये
स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद इनका क्या होता है, खट्टा। तो खट्टा होगा तो अम्ल होगा। अब दूसरी बात, इनको पहचानने के भी कई तरीके होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे आर्हीनेस का सिद्धांत और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बेसिक जानकारी हम पहले लेंगे। तो अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर आप अम्ल लें यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप अम्ल लें और एक यहाँ पर आप नीला लिटमस पेपर लें, नीला लिटमस पेपर, यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया जो नीला है, नीला लिटमस पेपर है यहाँ। अब अगर आप इस पे आप यहाँ पर इसको अम्ल को कुछ कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, ठीक। तो यहाँ पर ये अम्ल है, ये अम्ल, ये यहाँ पर अम्ल है, ये अम्ल है और ये हमारा यहाँ से नीला लिटमस पेपर है। जैसे ही अम्ल को इस पर हम डालेंगे नीले लिटमस पेपर के पेपर पे, तो ये क्या कर देगा, इसको लाल कर देगा, इस पेपर को ये लाल कर देगा। तो ये अम्ल का एक गुण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हल्दी हमारे कपड़ों पर लग जाती है तो हम क्या करते हैं, अगर उसको जो डिटर्जेंट आता है उससे धुलते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, मतलब रेड कलर की हो जाती है। तो इन सभी के गुण होते हैं यहाँ पर, लेकिन हम अम्ल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को यहाँ पर ये लाल कर देता है। इसके बाद यहाँ पर तो ये आगे हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में कि कौन सा अम्ल क्या कैसे क्या करता है, उसका कलर क्या चेंज करता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन बस आप यहाँ पर इतना याद रखिए कि नीले जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ये जलीय, मतलब अगर पानी होगा तो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं। ये आर्हीनेस के सिद्धांत में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पर इतना ही याद रखिए कि जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं। अब बात आती है इनके उदाहरणों की। तो उदाहरण में यहाँ पर H2SO4 होता है। H2SO4 की बात किया जाए तो ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ से होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो यहाँ से ये सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी खट्टा होता है। इसके बाद ये HCl है। HCl का मतलब हो हाइड्रोजन और क्लोराइड, मतलब HCl, तो यहाँ से हो जाएगा ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी एक प्रकार का अम्ल है। इसके बाद यहाँ से CH3COOH, ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, यहाँ से ये एथेनोइक अम्ल, यहाँ से एथेनोइक हमारा अम्ल हो गया। इसके बाद जो लास्ट यहाँ पर दिया गया है ये हमारा नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये यहाँ से हमारा है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए जो अम्ल होते हैं इनके भी कैटेगरी होती है, मतलब अम्ल अब ये एक प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ को जो होता है हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो हम खुद बना सकते हैं, या तो हम प्रकृति के द्वारा या किसी भी जीव जंतु के द्वारा हम उनको प्राप्त करें। जैसे कोई भी खाने पीने वाली चीज़ आप जैसे होती है तो उसको एक आप खुद भी बना सकते हैं, एक तो हम प्रकृति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अम्ल के बारे में आगे पढ़ते हैं, इनके क्या प्रकार होते हैं। तो जो अम्ल होता है यहाँ पर सबसे पहले कार्बनिक अम्ल होता है। कार्बनिक अम्ल मतलब ऑर्गेनिक एसिड होता है यहाँ पर ये, ठीक। अब कार्बनिक अम्ल की बात किया जाए तो कार्बनिक अम्ल ऐसे अम्ल, ऐसे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोत, यहाँ से प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत जैसे पेड़ व जीव जंतु, पेड़ पौधे, मतलब यहाँ पर लिखा है पौधे व जीव जंतु से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब अगर आप किसी पौधे या पेड़ से या किसी जीव जंतु से, सजीव से प्राप्त करेंगे तो हमारे कहलाते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, ये कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। एक प्रकार से इन्हें हम प्राकृतिक अम्ल भी कह सकते हैं। प्राकृतिक अम्ल क्यों कह सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब प्रकृति की देन है, मतलब नेचर की देन है, ईश्वर ने बनाया, इस प्रकार इनको हम प्राकृतिक अम्ल भी कह देते हैं। तो यहाँ पर आपसे चाहे प्राकृतिक अम्ल की बात क्या है या कार्बनिक अम्ल की बात क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक मतलब हम प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक।
तो इनको हम प्रकृत अम्ल कह देते हैं। और कार्बनिक अम्ल भी कह देते हैं कि इसके जो ये अम्ल पाया जाता है इसमें कार्बन भी पाया जाता है प्रमुखता से, तो इसको कार्बनिक अम्ल भी कह देते हैं। यहाँ पर कुछ हमको खास दिए गए हैं प्रमुख प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत। मतलब स्रोत का मतलब होता है कि वो कहाँ से हमको मिले हैं। जैसे यहाँ पर हमको सिरका दिया गया है, सिरका यहाँ पर हमको दिया गया है, तो सिरका हमको यहाँ पर दिया गया है। सिरका ये एसिटिक एसिड का रासायनिक नाम होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर चींटी, जो चींटी होती है, चींटी या बिच्छू के जो डंक होता है, इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ये साधारण नाम है, इसके बाद है मेथेनोइक अम्ल। तो अगर स्रोत की बात किया है तो हमको चींटी से मिल रहा है, उसके डंक में नाम यहाँ पर फार्मिक अम्ल भी हो सकता है और मेथेनोइक अम्ल भी हो सकता है। ये साधारण नाम और आईपीएससी नाम की बात है, यहाँ पर हम याद रख सकते हैं। जब हम आईपीएससी नाम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि इनका नाम कैसे होता है। यहाँ पर आप इतना याद रखिए कि चींटी के डंक में यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। इसके बाद जो संतरा आता है, ठीक, संतरा या नींबू दोनों में ही साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद जो सेब हमारा आता है, सेब में हमारा मैलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो इमली आती है, इमली या अंगूर दोनों ही खट्टे होते हैं और दोनों में ही टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी अम्ल ये दिए गए हैं, ये अम्ल हमारे जो हैं इस प्रकार के, यहाँ पर ये सारे अम्ल क्या है, यहाँ पर हमारे प्राकृतिक अम्ल हैं, ठीक, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको प्रकृति के द्वारा यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये हमारा प्राकृतिक अम्ल यहाँ से होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो चाय आती है, चाय में हमारा टैनिक अम्ल पाया जाता है। जो आप चाय सुबह सुबह पीते हैं उसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको समझ में अच्छे से आ रहा हो। इसके बाद यहाँ पर टमाटर जो आप होता है, टमाटर की बात करें तो इसमें आक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर भी पौधों से मिलता है हमको, प्रकृति की जो ये देन है। इसके बाद यहाँ पर सोडा वाटर है, क्या है, सोडा वाटर। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दूध या दही में दोनों में पाया जाता है, मतलब खट्टे दूध में और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद जो हमारा पेट होता है, पेट जो अमाशय होती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कार्बनिक अम्लों की बात हो गई। इसके बाद अब जो अम्ल होते हैं उनको हम बना भी सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ऐसे अम्ल जिनको हम खुद बना सकते हैं, मतलब प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आइए हम आगे देखते हैं। तो ये जो होता है दूसरा हमारा, ये खनिज अम्ल यहाँ पर लिखा गया है। खनिज अम्ल क्या क्या मतलब होता है? खनिज अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो खनिजों के द्वारा, मतलब जो हमको तत्व पता होते उनके द्वारा हम उनको बनाएं तो उनको हम खनिज अम्ल कहते हैं। तो आइए यहाँ से एक चीज़ ये भी याद रखिए कि खनिज अम्ल जो होते हैं खनिजों के द्वारा प्राप्त, मतलब खनिजों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनको हम खनिज अम्ल कहते हैं। अब दूसरा, ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, इसलिए इनको सिंथेटिक अम्ल भी कहते हैं। तो आइए यहाँ परिभाषा देखते हैं। खनिज अम्ल या सिंथेटिक अम्ल ऐसे अम्ल जिन्हें हम खनिजों से तैयार किया जाता है, खनिज अम्ल कहलाते हैं। अब जैसे दूसरी यहाँ पर लिखा, चूंकि इन अम्लों को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है इसलिए इन्हें सिंथेटिक अम्ल भी कहते हैं। सिंथेटिक अम्ल कहते हैं और प्रयोगशाला में बनाए गए इनको सिंथेटिक अम्ल भी कहते हैं। उदाहरण की बात किया जाए तो यहाँ पर आता हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl। ये यहाँ पर क्या है, प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, तो इसलिए हम खनिज अम्ल भी कह सकते हैं और सिंथेटिक अम्ल भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो आता है नाइट्रिक अम्ल आता है। ऐसा नहीं है कि जितने एग्जाम्पल लिखेंगे इतने ही अम्ल होते हैं, बहुत सारे अम्ल होते हैं, लेकिन हम कुछ समझना है उनके बारे में तो हम एक दो एग्जाम्पल लेके जितना संभव है उतना ही हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। इसके बाद यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल आता है H2SO4। इन सभी को हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर एक खनिज अम्ल को आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो अम्ल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या चीज़, अम्ल वे होते हैं जो खट्टे होते हैं स्वाद में। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा प्राकृतिक अम्ल होता है जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया, दूसरा यहाँ से खनिज अम्ल होता है। खनिज अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनको हम बना सकते हैं प्रयोगशाला में, खनिजों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनको खनिज अम्ल भी कहते हैं। सिंथेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक, यहाँ से आपको क्लियर हो रहेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अब इसके बाद आता है क्षार। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है कि पदार्थ तीन अवस्थाओं, मतलब पदार्थ जो होता है स्वाद के आधार पर तीन अवस्था में पाया जाता है, एक तो खट्टा, दूसरा कड़वा और तीसरा जिसका कोई स्वाद नहीं होगा। तो यहाँ पर जो क्षार होता है, यहाँ से बेस होगा क्षार। अब क्षार का मतलब यहाँ पर कड़वा से संबंध है हमको,
कड़वा, ठीक, या कड़वे, या कसैला भी आप कह सकते हैं। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद, क्योंकि स्वाद के आधार पर ये सारी बात चल रही है, तो तीक्ष्ण व कसैला होता है, तीक्ष्ण व कसैला होता है, तो वे हो जाएगा हमारा क्षार, ठीक। अब जैसे मैंने अम्ल को पढ़ाया वैसे क्षार को ही समझना है। तो जो अम्ल होते थे वे नीले लिटमस को लाल कर देते थे, लेकिन जो क्षार होता है ये लाल लिटमस को, लाल लिटमस जो पेपर होता है उसको ये नीला कर देता है, कौन, क्षार। इसके बाद ये जलीय विलयन में घुलकर, मतलब अगर पानी है वहाँ पर घुलेगा तो उसके साथ में OH माइनस आयन प्रदर्शित करेगा। जैसे यहाँ पर हम अगर देखें, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर हम KOH की बात करें, तो जैसे इसको हम जल में घोलेंगे तो ये K+ व OH माइनस में टूट जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ पर हम MgO बात करें, MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो ये भी हमारा क्या होगा, Mg2+ व O2-, मतलब O के ऊपर 2- आयन में टूट जाएगा, ये आयन के रूप में टूट जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH। यहाँ पर हम नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे अच्छे से। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH के लिए लगाते हैं हाइड्रा ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। NaOH, N के लिए सोडियम लगाते हैं, OH के लिए हाइड्रा ऑक्साइड लगाते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसके बाद यहाँ से जो MgOH लिखा है, Mg के लिए मैग्नीशियम धातु होती है, तो Mg के लिए मैग्नीशियम, OH के लिए हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। यहाँ से ये लिखा है, ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, C कैल्शियम, OH के लिए हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से CO लिखा, O के लिए ऑक्साइड लगाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा CO, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम यहाँ से ऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद जो Mg लिखा है ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर क्षार के बारे में। आइए हम आगे अब पढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है जो लास्ट में है यहाँ पर, यह आता है लवण के बारे में। अब लवण क्या होता है, जैसे मैंने आपको पदार्थ के बारे में बताया है, पदार्थ 3 होते हैं, 3 स्वाद के आधार पर, अम्ल, क्षार और लवण। तो अब हम लवण की बात करें जिसका कोई स्वाद नहीं होता, ये स्वादहीन होता है, यहाँ से स्वादहीन, जिसका कोई स्वाद ना हो, ना हमको कड़वा लगे, ना मीठा लगे, ना खट्टा लगे, तो यहाँ पर ये स्वादहीन हो जाएगा। तो लवण क्या होते हैं, तो लवण वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर ना तो H+ आयन देते हैं, ना OH- आयन देते हैं, इसे हम कहते हैं लवण। अब एक कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो लवण होता है ये H+ भी दे सकता है और OH- दे सकता है, मतलब या तो H+ और OH- आयन नहीं देगा, और दूसरा ये भी हो सकता है अगर देगा भी तो दोनों देगा, मतलब H+ भी देगा और OH- भी देगा। ये लवण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा गया NaCl, तो NaCl को आप जैसे यहाँ पर तोड़ेंगे NaCl को, तो Na यहाँ से हमारा प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो यहाँ पर कहीं भी आपको H+ और OH- नहीं दिखाई पड़ा। इसके बाद यहाँ से KCl, तो KCl को तोड़ेंगे तो K+ व Cl माइनस में टूट जाएगा। इसके बाद अब जैसे H2O की बात किया है, तो ये अगर H2O को हम तोड़ेंगे यहाँ पर, तो H2O में क्या होगा, H2O में दोनों कंडीशन आ जाएंगी, मतलब H+ भी आएगा, OH- में भी आएगा, H+ भी आएगा और OH- में भी आएगा। ये हो गया हमारा लवण। अब यहाँ पर थोड़ी परिभाषा नहीं लिखी गई है, तो हम ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लवण
जिनका कोई स्वाद नहीं होता है, जिनका कोई या इस तरह भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि लवण वे पदार्थ होते हैं, लवण वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं, हाँ, जिनका कोई स्वाद नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, होता है। यहाँ पर जो H2 लिखा गया है ये हमारा जल होता है, यहाँ पर H2 जल। अगर आप जो शुद्ध जल की बात करेंगे तो उसका कोई स्वाद नहीं होगा, ना वो खट्टा होगा, ना मीठा होगा, ना कड़वा होगा। यहाँ पर KCl की बात किया जाए तो KCl यहाँ से K के लिए पोटेशियम, Cl के लिए क्लोराइड, तो ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। NaCl ये साधारण नमक का भी सूत्र होता है, साधारण नमक, साधारण नमक का, तो यहाँ से हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। कैसे आपको मैं कितना अच्छा समझा पाया हूँ और आपको कितना अच्छा समझ में आया है, या आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि जो आने वाली वीडियो है, अगर आपको किसी डायग्राम को लेकर यहाँ पर जो परिभाषाएं लिखी, अगर किसी भी प्रकार को आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो आप उसके बारे में हमको ज़रूर बताएं कमेंट में, ताकि आने वाली वीडियो में हम उसका सुधार कर सकें कि आपको किस प्रकार की दिक्कत आ रही है, कितना आप समझ पा रहे हैं। अगर आप ये सब हमारे साथ करेंगे तो आपको जब आप इस कोर्स को ख़त्म कर रहे होंगे यहाँ पर, तो आपको साइंस में अच्छी पकड़ मजबूत है, क्योंकि अगर आप स्क्रीन के उस पार हैं, हम इस पार हैं, तो आपके कमेंट ही हैं जो हम तक पहुंचाएंगे कि आपको कितना समझ में आता है, कितना आपको नहीं समझ में आया। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।